हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड या फिर फोर्थ ग्रेड के साथ साथ राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, एसआई सभी के लिए राजस्थान जीके का इंपॉर्टेंट आज क्लास रहने वाला है, मॉडल पेपर रहने वाला है। तो साथियों जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यानी महाभियोग की प्रक्रिया किसके विरुद्ध होती है? सबसे पहले यहाँ पर ये स्पष्ट कर लेते हैं हम। तो महाभियोग की प्रक्रिया आपके राष्ट्रपति के विरुद्ध हो सकती है। और ये किसके अनुच्छेद कौन सा है इसमें? अनुच्छेद 61। महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है और जब उनके द्वारा क्या किया जाए? तो संविधान का उल्लंघन, प्रशासन से असहयोग, उच्चतम न्यायालय की सलाह को अस्वीकृति या फिर निषेधाधिकार का दुरुपयोग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान का उल्लंघन। यानी संविधान का अगर उल्लंघन करता हुआ राष्ट्रपति पाया जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। और ये प्रक्रिया पूरी रूप में हम अगर समझें, अगर डिटेल में समझे, तो ये क्या होती है कि सबसे पहले किसके आधार पर हटाया जा सकता है इसको? संसद के आधार पर। यानी संसद में अगर कोई सा भी सदन हो, भले राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, कोई सा भी सदन में आप में आपके इसका प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, पर 2/3 मत होना जरूरी है। अगर राज्यसभा में इसका आपके जो ये पारित किया जाए, अगर संकल्प लाया जाए, तो इसको 2/3 मतों से लोकसभा में भेजा जाएगा। अगर वहां पर भी इसे 2/3 मत प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार से उसके राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग से उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतर स्थापित किया गया? तो संविधान का जो अधिनियम था, कौन सा संशोधन था? 42वां, 44वां, 40वां या फिर 38वां? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां यानी 44वां। जो आपके संविधान संशोधन है उसके द्वारा ये सशस्त्र विद्रोह का शब्द जोड़ा गया अशांति के स्थान पर। पहले यहाँ पर कौन सा शब्द था? यानी ये जो सशस्त्र विद्रोह है इसकी जगह था पहले अशांति। यानी अशांति की जगह लिखा गया सशस्त्र विद्रोह। और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग पर अगर सुरक्षा में खतरा दिखे, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अनुसार कोई सा भी अगर आपके जैसे समस्या आ जाए, जैसे आपातकाल में युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, आंतरिक अशांति, तो किसी से भी अगर सुरक्षा पर खतरा दिखे तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर या फिर 44वें संविधान संशोधन जो कि आपके 1978 में हुआ। ये कब हुआ था? तो 1978। 1978 के द्वारा ये लागू कर सकता है 1 माह के लिए। कितने दिन के लिए? 1 माह के लिए एक बार लागू कर सकता है। और उसके बाद 1 माह के भीतर अगर संसद चाहे तो इस साधारण बहुमत से समाप्त भी कर सकती है और फिर विशिष्ट बहुमत से 6 माह के लिए आगे भी बढ़ा सकती है। यानी 1 माह के लिए पहले लगेगा, उसे संसद पहले हटा भी सकती है। कौन हटा सकता है? संसद। बाद में अगर अगर इसको और बढ़ाना हो तो संसद इसको 6 माह के लिए आगे बढ़ा भी सकती है। इस प्रकार पूरा का पूरा राष्ट्रीय आपातकाल संसद के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद, जो संघीय मंत्रिपरिषद है केंद्र की, में मंत्री अपना पद धारण करते हैं प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत या फिर राज्यसभा के सभापति यानी अपने क्या हो गए? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। यहाँ पर ये क्लियर कर लेना है आपको कि प्रसाद पर्यंत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके दूसरा नंबर का ऑप्शन, यानी आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत रहते हैं वो कौन होते हैं? केंद्र के मंत्रिपरिषद। पर इसमें एक आपके थोड़ा ट्विस्ट है कि ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ऐसा कर सकता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार कौन सा जो अनुच्छेद है? देखिए, अनुच्छेद अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ पर आपके उपयोग में या फिर यूज लिया जा रहा है। तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति को सलाह देने का। और इसके जो ये गठन होता है ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका जी जो समस्त शक्तियां होती है सैद्धांतिक रूप से तो राष्ट्रपति में निहित होती है, पर जो व्यवहारिक तौर पर यानी हम देखें कि फॉर्मल रूप से तो वो राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां हैं। कार्यपालिका की जो सभी शक्तियां हैं वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास।
पर उसका जो व्यवहारिक तौर पर जो काम में लेता है यानी उपयोग लेता है, तो वो कौन करता है? मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी सभी के सभी मंत्री आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? यहाँ पर 370 की बात न करके हम 371 की बात करें। 370 आपके कश्मीर से संबंधित था। 371 कौन से राज्यों से संबंधित है? नागालैंड और मिजोरम, महाराष्ट्र और गुजरात, असम और मेघालय, या फिर मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात का संबंध है अनुच्छेद 371 के अनुसार। इसे जो ये राज्य है इसमें आपके आ गए असम भी आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, और साथ साथ आपके महाराष्ट्र, गुजरात। तो इन सभी राज्यों को एक विशेष प्रावधान दिया गया है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन से संविधान के अनुसार? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत 1956 में कब हुआ था, ये भी आपको बात पता होना चाहिए कि 1956 में, यानी आपके जो 7वां अनुच्छेद का जो सॉरी संविधान का जो संशोधन हुआ था 1956 में हुआ था। और इसके तहत क्या किया गया कि केंद्र सरकार को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की शक्ति प्रदान है। यानी अगर भाषा के आधार पर कोई राज्य बनना चाहता है, कोई राज्य अपना टुकड़ा करना चाहता है भाषा के आधार पर, तो केंद्र सरकार उसे बना सकती है। केंद्र सरकार उसे बना सकती है। उसका प्रावधान किसमें है? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में। और अनुच्छेद 371 के तहत बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 को अधिनियमित किया गया। कौन सा अधिनियम था? बम्बई। बिल्कुल डिटेल में आपके लिए एनालिसिस किया है, तो आपको पूरा का पूरा हम बताएंगे ताकि आपका फायदा रहे, आपके लिए लाभदायक ही रहे। अधिनियम 1960, 1960 में जो अधिनियमित किया गया उसमें आपके क्या किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 371 को दिनांक 1 मई 1960 के दिन महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों पर लागू किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 71, 371 का जो अन्य राज्यों से उपबंध, जैसे कि अनुच्छेद 371 क में नागालैंड राज्य के लिए, अनुच्छेद 371 देखिए लिख लेते हैं एक बार। 371 क में आपके लिए हो गया नागालैंड के लिए, इसे विशेष प्रावधान दिए गए। और ख में हो जाएगा 371 ख में असम के लिए, असम राज्य के लिए विशेष उपबंध बनाए गए। और बाद में आ जाएगा ग में, तो ग किसके लिए? मणिपुर के लिए। तो यहाँ पर हमारे नागालैंड आ रहा है, असम आ रहा है, और इसके साथ साथ मणिपुर आ रहा है। पर ये जो पीछे वाले राज्य हैं ये गलत हो रहे हैं, इस प्रकार से ये पूरा ऑप्शन गलत हो रहा है। यहाँ पर ये राइट हो जाएगा बी वाला, यानी महाराष्ट्र और गुजरात। और इसके साथ साथ कौन कौन से राज्य है? तो नागालैंड, असम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, राष्ट्रपति को लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय व्यक्ति नियुक्त करने का अधिकार है। यानी अपने राज्य जो लोकसभा है, तो उसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है, उसके लिए उसे अधिकार दिया गया है। उसी प्रकार राज्यपाल को विधानसभा में, यानी राज्य स्तर पर देखे वो अपने, और राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, और राज्य स्तर पर देखे तो राज्यपाल को भी विधानसभा में आंग्ल भारतीय नियुक्त करने के लिए जो अधिकार है, तो वो कितने आंग्ल भारतीय नियुक्त कर सकता है? तो 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। यानी आपके जो राष्ट्रपति कर सकता है 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त, और राज्यपाल कर सकता है 1 आंग्ल भारतीय को नियुक्त कर सकता है। और कौन से अनुच्छेद में है ये इसका उल्लेख? पॉलिटी पढ़ना है मतलब आपको अनुच्छेद 7 के साथ देखते जाना है। अनुच्छेद 333 में इसके अनुसार क्या है कि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस स्थिति में वो एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री द्वारा, या फिर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ए वाला, यानी राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। और इसका कारण क्या हो सकता है कि यदि यदि अगर विधानसभा द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, जो विधानसभा है, विधानसभा द्वारा सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उससे मंत्रिपरिषद त्याग पत्र नहीं देती है, तो राज्यपाल क्या करेगा कि मंत्रिपरिषद को भंग भी कर सकता है और मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। और राज्यपाल के अंदर ये शक्तियां निहित होती है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो राज्य सरकार को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 3 मार्च 1952, या फिर 15 अप्रैल 1952। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 3 मार्च 1952। 3 मार्च 1952 को आपके प्रथम लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, जो कहाँ कब तक बनी थी? 31 अक्टूबर 1952 तक। इसमें क्या हुआ था? प्रथम विधानसभा चुनाव में तत्कालीन आपके जो मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास के चुनाव हार जाने के कारण श्री पालीवाल यानी टीकाराम पालीवाल,
टीकाराम पालीवाल आपके पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। इनसे पहले कौन थे? जय नारायण व्यास। जो कौन से मुख्यमंत्री थे? मनोनीत। और ये बने थे निर्वाचित। तो जो प्रथम विधानसभा थी इसमें आपके मुख्यमंत्री बनाया गया टीकाराम पालीवाल को, और सरकार बनाई गई। पालीवाल मंत्रिमंडल में आपके ने कब इस्तीफा दिया या फिर त्याग पत्र दिया? तो 31 अक्टूबर 1952 के दिन। कंप्लीट। यहाँ पर आपके, यहाँ तक आपके अगर चीजें क्लियर हो रही है तो कमेंट में आप लाइक जरूर आपको कमेंट में बताना है कि अगर यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हो रही है, पसंद आ रही है क्लास, तो आपको कमेंट में जरूर बताए, थम्स अप कर दे, यस लिख दे। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आपके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो सभी प्रश्न है आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, तो इनको नोट जरूर करते जाइएगा। आपके अभी एग्जाम दूर है, एग्जाम की पूरी रणनीति आपको समझ लेनी है कि कैसे आपको पढ़ना है, अभी क्या करना है। 18 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर तक आपके एग्जाम है। तो ये पूरी रणनीति आपको तैयार करनी पड़ेगी कि अभी हम नोट्स बनाएंगे 1 महीना के लिए। 1 महीना हम इसको नोट्स को रिवीजन करेंगे। एग्जाम से लगभग देखिए 15 से 20 दिन, एग्जाम से पहले 15 से 20 दिन आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। जहां तक आपने पढ़ा उसका पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। आपको टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे। वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सा भी मोड हो सकता है आपके देने के लिए। अगर आप चाहें चाहें तो ये पूरी जो क्लासें हो रही है इनको अगर आप पहले ही, जैसे जैसे ये प्रश्न आपके आ गया तो मैं इसका उत्तर बताऊं उससे पहले आपको क्या कर देना है, इसको राइट टिक कर देना है, या फिर इसको यहाँ पर पॉज करके पूरा पढ़कर आपको समझ लेना है, और इसका कमेंट आपको आपको कमेंट कर देना है, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और इस आपका स्तर कितना ऊंचा है। तो ये आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको पूरा समझना पड़ेगा। अगर आप पूरी अपनी रणनीति, एक सटीक रणनीति बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके एग्जाम को क्लियर करने में आपकी जो बाधा आने वाली है वो उसको आप हटा देंगे, अपने रास्ते के कांटों को हटा देंगे, मुश्किलों से आगे बढ़कर आप क्या कर लेंगे, सिलेक्शन को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको पूरी एक रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि कहा भी गया है कि युद्ध भूमि में खेलने से पहले, किसने कहा था ये आपको बताना है, युद्ध भूमि में जाने से पहले या फिर रणभूमि में जाने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। यानी अपने पेपर के दिन से पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले उतने अधिक अपने मन में वो पेपर दे देने हैं, अपने स्तर पर वो पेपर दे देने हैं कि उस पेपर के देते समय हमें एंजाइटी फील ना हो, डिप्रेशन ना हो। तो हम उसे अगर चाहते हैं कि अपना अच्छे तरीके से सक्सेस को प्राप्त कर लें, तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी एक रणनीति बनानी होगी। सटीक रणनीति के साथ अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अगर आपका दिमाग कितना भी कम है, आपका अगर जीके का नॉलेज कम है, मतलब दिमाग तो किसी का कम नहीं होता है, पर अगर आपके पास जीके का नॉलेज कम है तो आप अगर करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, टेस्ट पेपर देते रहेंगे, नोट्स पढ़ते रहेंगे, तो आपका एक दिन जीके का आप हाईएस्ट लेवल तक प्राप्त कर लेंगे, यानी पीक पर होंगे आप, और पूरी की पूरी तैयारी आपके हाथ में होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी तैयारी करें तो लगातार मेहनत करते रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ यही प्रश्न देखिए, आप और भी कहीं से पढ़िए, आपके नोट्स होंगे, आपकी अलग कोचिंग होगी, आपकी अलग क्लासेस ले रहे होंगे, वो सभी आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बस आपको क्या करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए मेहनत करते रहना होगा। लगातार मेहनत करेंगे तो ही आपको मेहनत से आपको फल मिलने वाला था, यानी सब्र का जो फल मीठा होता है वो आपको एक बार चखना ही होगा और सक्सेसफुल बनना ही होगा। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्नों के साथ, वापिस से आते हैं प्रश्नों पर। तो राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर कैबिनेट सचिव? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपके। यानी इस जहाज रूपी जो पूरा एक राज्य मंत्रिपरिषद होता है उसका चालक कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? चौथा, पांचवा, छठा या सातवां? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 184 से बढ़ाकर कितने कर दी गई? 200 कर दी गई। और ये कौन सी विधानसभा थी आपके? षष्टम विधानसभा। षष्टम विधानसभा के अंतर्गत ये किया गया था आपके। और इसकी डेट क्या थी? 22 जून से 1977। 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980। इसके मध्य जो ये विधानसभा थी इसके अंतर्गत क्या किया गया, आपके 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। और पहली बार गैर कांग्रेसी दल, पहली बार गैर कांग्रेसी दल जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। और अध्यक्ष क्या कौन थे उस समय? महारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह। तो आहोर, गोपाल सिंह आहोर थे, वो बने, वो तृतीय बार राष्ट्रीय शासन लगा। इसी समय तृतीय बार राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, निम्नांकित कौन सही सुमेलित नहीं है?
यानी अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आपके विधानसभा की संरचना है। तो 171 के अंतर्गत आपके विधान परिषद की संरचना है। 172 के अंतर्गत आपके राज्य विधानमंडल की अवधि है। और 173 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का विघटन है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे आपके 3 क्वेश्चन से करेक्ट होंगे, एक गलत होगा। वो गलत कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपके डी, यानी 173 में आपके राज्य विधानमंडल का विघटन नहीं होकर क्या है इसमें, अनुच्छेद 173 विधानसभा के कार्यकाल के संदर्भ में, विधानमंडल के या फिर विधानसभा के कार्यकाल, यानी कार्यकाल की डिटेल देता है अपने 173। बाकी 170 में आपके विधानसभा की संरचना है, 171 में आपके विधान परिषद की संरचना है, 172 में आपके विधानमंडल की अवधि है, यानी टोटल टाइम क्या रहने वाला है वो है, और इसका कार्यकाल बताने वाला है 173 है। इस प्रकार आपकी चीजें सभी देखिए अनुच्छेद में क्लियर होनी चाहिए। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में क्या होगा, आपके सभी के सभी अनुच्छेद आपके चीजें क्लियर करते हैं। और अगर आप इनको रटने पर जोर देंगे तो आपको नहीं होने वाले हैं। अगर आप समझेंगे कि 170 के बाद क्या आ रहा है, 71, तो इसके बाद आपको विधानसभा, विधान परिषद, 172, इस प्रकार से आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। तो अपने अब साइंस की क्लास आ चुकी है, पॉलिटी खत्म हो गई है, साइंस की क्लास आ चुकी है। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या था? कोरोना वायरस का के लिए एक टीका, कोरोना वायरस के इलाज की एक तकनीक, या फिर कोरोना वायरस का एक और नाम, और 2019 में होने वाले सभी रोग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? हो जाएगा वो कोरोना वायरस का एक और नाम। यानी कोविड-19 हम किसे कहते हैं? कोविड-19 आपके हो जाएगा कोरोना वायरस का एक और नाम। ये कोई टीका नहीं था, इसका इलाज की तकनीक नहीं थी, और सभी रोगों को हम कोरोना नहीं बोल सकते हैं, कोविड-19 नहीं बोल सकते हैं। कोविड-19 आपके अगर इसकी डिटेल में जाएं तो डब्ल्यूएचओ ने एक घातक वायरस कोरोना वायरस को आधिकारिक नाम दिया था एक कोविड-19, जिसमें को का अर्थ है कोरोना, वी का अर्थ है वॉर, और डी का अर्थ है डिसीज यानी बीमारी। क्योंकि इस जो ये पूरा विषाणु था इसकी पहचान पहली बार 31 दिसंबर 2019 को चीन में हुई थी। अतः अंत में वर्ष 2019 अंक लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है या फिर नीला होता है? तो सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, या फिर वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बिल्कुल सी वाला, यानी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की जो लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है उसके कारण हमें सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यानी जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसमें अनेक रंगों से युक्त होता है, यानी जो प्रकाश है वो कई रंगों से युक्त होता है पूरा, अलग अलग प्रकार से। तो इसमें जो 7 रंग हमारे आंखों से देखे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं? बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, साथ ही साथ आपके पीला, नारंगी और लाल। पीला, नारंगी और लाल। हम इसे शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? विबग्योर। विबग्योर आपके ये सभी रंगों को दर्शाता है। अगर हम देखें कि इनमें से सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, तो वो होता है आपके बैंगनी रंग का। तरंगदैर्घ्य को हम लेमड़ा से लिखते हैं, इससे सबसे कम होता है बैंगनी रंग में। और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो सबसे ज्यादा होता है लाल रंग का। यानी ये क्रम के अनुसार ही लिखा गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस अणुओं के कारण या फिर धूल कणुओं के कारण प्रकीर्णित होकर हमें आसमान क्या दिखाई देता है या फिर आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समुद्र के पानी में नीले होने का कारण क्या है? तो जल अणुओं का नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण करना, या फिर जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर समुद्र जल की अशुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन, और समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी वाला, यानी जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या फिर अन्य पदार्थ जैसे कोई अन्य हवा के कण, धूल के कण कोई भी आ सकता है, तो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं ये। तो इनके द्वारा क्या होता है कि प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है, और इस घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि जो आपके धूल कणों से जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का, या फिर प्रसारण बोल सकते हैं हम, प्रसारण होता है, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसके कारण क्या होता है? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्योंकि जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का क्या किया जाता है? प्रकीर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, यदि वायुमंडल नहीं हो। देखिए एक आपकी कल्पना वाले भी प्रश्न दिए जाते हैं, ताकि आपका जो सोचने का तरीका है वो आपको समझाने के लिए या फिर उनको समझने के लिए ये प्रश्न दिया जाता है कि वायुमंडल नहीं हो तो क्या पृथ्वी, आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यानी पृथ्वी से हम देखेंगे आकाश को तो किस रंग का दिखाई देगा? काला, नीला, नारंगी या फिर लाल। सबसे पहले हम अगर देखें
तो सबसे पहले हमें अगर चंद्रमा से कोई आसमान में देखता है तो वो काला दिखाई देता है, या फिर अन्य ग्रहों से देखता है तो उन्हें काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। और अगर हमारे यहाँ पर वायुमंडल है तो हमें ये दूसरा नीला रंग का या फिर अलग रंग का दिखाई देता है। और अगर यहाँ पर बात की गई है कि वायुमंडल नहीं हो तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काला, यानी वायुमंडल नहीं होने की दृष्टि से अगर हम देखें तो पृथ्वी पर से आकाश क्या दिखाई देगा, बिल्कुल काला दिखाई देगा। जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के यहाँ से देखते हैं तो वो आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का क्या नहीं हो सकता है, प्रकीर्णन नहीं हो सकता है, जिससे वो आकाश काला दिखाई देता है। वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल से जो ऊपर जाने पर अगर वायुमंडल के अनुपस्थित होने के कारण अंतरिक्ष में जो सभी स्थानों से आकाश देखेंगे तो वो बिल्कुल काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में होता है गलत कथन का चयन करना है। इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिए। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर का जो रंग होता है वो बैंगनी प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, आकाश की ओर सबसे जो बाह्य रंग के रूप में प्रकाश होता है वो लाल प्रकाश, और पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बिल्कुल चौथा, यानी डी वाला, आपके पृथ्वी की ओर इसके अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस या फिर आरोग्य एक्सपो का आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 को किया गया, पर कहाँ किया गया है? जयपुर, इंदौर, देहरादून या फिर कोयम्बतूर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके देहरादून। ये कौन शुरू हो गए आपके करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। पहले आपके आई थी पॉलिटी, पॉलिटी के बाद आई आपके साइंस, और साइंस के बाद आपके करंट अफेयर्स। इस प्रकार से पूरी की पूरी क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आपको क्लास पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो अगर ये आपके जो तरीका है पढ़ाने का वो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर ले। और अगर कोई कमी रह गई है तो जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर काम करूंगा, उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। और अपनी जो पूरी कोशिश, अपनी पूरी लगन से मैं ये मेहनत करूंगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं, बता सकूं, प्रश्नों का जो सार संग्रह है वो आप तक ला सकूं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट में बताना पड़ेगा कि आप इस चैनल के बारे में या फिर इस क्लास के बारे में आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको अलग विषय पर या फिर अलग सब्जेक्ट पर आपको क्लास चाहिए तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं वो सब्जेक्ट और उन टॉपिक के ऊपर आपके लिए क्लास लेकर आ सकूं। और यहाँ पर अगर अगर प्रश्न की ओर बढ़े तो इसका आंसर आपके देहरादून हो गया। ये करंट अफेयर्स की क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो 3 दिसंबर 2024, 4 दिसंबर 2024, 8 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 2024। यानी 9 दिसंबर 2024 के दिन कौन सी योजना शुरू की गई? एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास आयुष्मान मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का शुभारंभ कब किया? 15 दिसंबर 2024, 20 दिसंबर 2024, 25 दिसंबर 2024 या फिर 30 दिसंबर 2024? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 15 दिसंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, रिपब्लिकन पार्टी ने नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2025 को शपथ ली? यानी आपके कब शपथ ली? तो 20 जनवरी 2025 को, 46वें, 47वें, 48वें या फिर 49वें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली उन्होंने। भारत में जो 11वीं जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का खिताब कौन सी बार जीता गया? चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार या सातवीं बार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवी बार जीता गया जूनियर एशिया कप हॉकी का चैंपियनशिप का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्स्टेटाइन टेसोलस को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो जर्मन, ग्रीस, जापान या फिर अर्जेंटीना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके ग्रीस। हाल ही में किस भारतीय को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में चुना गया? शिखर धवन, युवराज सिंह, कपिल देव या सचिन तेंदुलकर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपके शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य में पहली बार किस जिले में प्रदर्शन के आधार पर विद्यालयों की रैंकिंग तय करने की पहल शुरू की गई? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर हनुमानगढ़? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके हनुमानगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन 22 से 24 दिसंबर 2024 में किया गया, कहाँ किया गया? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या कोटा? यानी इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पेरिस पैरालंपिक का 2024 में 100 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक किसने जीता? राज्यवर्धन सिंह राठौर, गोपाल सैनी, मनु भाकर या फिर मनीष नरवाल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मनीष नरवाल।
बिल्कुल, आज की क्लास इसी प्रकार पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।